अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ रहे थे, हायर ऑर्डर की पढ़ रहे थे। अब हमें यहाँ पर जो पढ़ना है सिर्फ सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो कांस्टेंट कोफिशिएंट हो या ना हो, कैसी भी हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन लीनियर होना ज़रूरी है। जैसे कि हमने एक इक्वेशन ली है d2y/dx प्लस का p/dy/ds प्लस का qy इक्वल टू r, तो ये हमारी सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव है उन सब पे पावर क्या है, 1 है। तो p q r जो है हमारे किसके फंक्शन है, वो x के फंक्शन है। तो ये हमारे जो है x के फंक्शन होंगे या फिर हमारे कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो अब सवाल उठता है इस टाइप की अगर इक्वेशन आ जाए तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उसमें पहला मेथड लेना है बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने बताया था जब कॉशी यूलर इक्वेशन पढ़ाई थी तो हम उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते थे x इक्वल टू e⁻z, तो वो भी बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही निकाला हुआ था। तो x और z में एक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था जहां पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से z में कन्वर्ट कर देते थे। तो सेम एज हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो वो हमें अब ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन थी तो उसका एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन था। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो सकती है और हर इक्वेशन का अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, मींस x और z में रिलेशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। और ये इक्वेशन हमारी जो है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं होगी, तो अगर ये विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है तो इसको हमें विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदलना है, जिससे हम उसका सोल्यूशन निकाल सकें। और किस मेथड से, बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ठीक है, अब यहां पर हमने लिख दिया और कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है p q r तीनों एक साथ कांस्टेंट हो जाए, एक साथ तीनों कांस्टेंट नहीं होंगे। अगर एक साथ तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो ये हमारी इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगी और CFPI जैसे निकालते थे हम वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, तो p और q में कम से कम एक जो है कांस्टेंट ना हो, एक वेरिएबल हो, तभी हम इस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तभी ये हमें उपयोगी होगा। तो कैसे हम करते हैं, इस इक्वेशन से हम p Q और R निकाल लेंगे। P Q R क्या है, P हमारा जो dy/dx का कोफिशिएंट है, Q जो है y का कोफिशिएंट है और राइट हैंड साइड में जो है वो R है। तो P Q R हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से मिल जाएंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले P1 निकालेंगे। P1 इक्वल टू P dz/dx प्लस का d2z/dx² डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। इसी तरह से Q1 इक्वल टू Q/dz/dx का होल स्क्वायर, R1 इक्वल टू R/dz/dx का होल स्क्वायर। तो P1 Q1 R1 हमें मिल जाएंगे इससे। अब सवाल ये उठता है P1 Q1 R1 तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो dz/dx है वो कैसे मिलेगा। हमें x और z में जब तक रिलेशन नहीं मालूम होगा तो हम z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे और ये वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब हमें P1 नहीं मिलेगा, ना Q1 मिलेगा और ना R1 मिलेगा। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, इन दो में से कोई सा एक हम अप्लाई कर सकते हैं। एक हम P1 की वैल्यू को हम 0 ले लें, एक हम P1 की वैल्यू को 0 ले लें। अगर हम P1 की वैल्यू को 0 लेते हैं तो ये इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म इधर जाके 0 हो जाएगा, P हमें मालूम होगा। ठीक है, तो d2z/dx प्लस का p dz/dx हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। इसको हम सॉल्व करके x और z में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो प्रोसेस हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा प्रोसेस क्या है, Q1 को हम कांस्टेंट ले लें। तो Q1 को हम कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लिख देंगे। हम कुछ कांस्टेंट माने ले रहे हैं, कोई भी ले लें, -1 1 3 4 a b वॉट एवर। यहां पर हम कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, एनी कांस्टेंट। अब एनी कांस्टेंट से भी क्या मतलब है, तो हम ऐसा तो लेंगे नहीं जिससे हमारी प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो, हमारी प्रॉब्लम इजी बने। तो ये डिपेंड करेगा हमारा Q की वैल्यू के ऊपर। अगर Q की वैल्यू निगेटिव है तो हम निगेटिव कांस्टेंट लेंगे, और अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे, अगर हम यहाँ पर ये देखें कि कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हो, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव को हम इधर ले आएंगे तो Q अपॉन समथिंग हो जाएगा इक्वल टू dz/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इस टाइप से हम देख सकते हैं कि dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू Q/A। तो हम अगर यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, और अगर ये हमारा निगेटिव नंबर हुआ और ये पॉजिटिव हुआ तो फाइनली यहाँ निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव का रूट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स में हम जाना नहीं चाहते, हम सिर्फ रियल में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम हमेशा ऐसा कॉन्स्टेंट चूज करेंगे जो Q का
Q अगर निगेटिव है तो निगेटिव और Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ठीक। तो ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इससे हमें क्या होगा, Q पता होगा, कांस्टेंट अपनी तरफ से लाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो Z की वैल्यू निकल जाएगी सिंपली इंटीग्रेट करने पर, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन के बाद हमें Z मिल जाएगा। तो Z किस में मिलेगा, X की टर्म में मिलेगा। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते हैं, यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कभी ऐड नहीं करते हैं, कुछ प्रॉब्लम में कुछ राइटर्स ने ऐड किया है, लेकिन हम यहाँ ऐड नहीं करते हैं, बिना उसके ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, इससे हमारी इजी रहती है, ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी रहती है। तो हमें Z और X में वैल्यू मिल गई, रिलेशन मिल गया, तो dz/dx की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। इसको तो हम निकाल ही रहे हैं, Q1 अपनी तरफ से ही चूज कर रहे हैं, इससे हमें R1 मिल जाएगा। फिर हम दो बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ लिख देंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करें यहाँ लिख देंगे, P यहाँ लगा देंगे, ये वैल्यू यहाँ लगा देंगे, इससे हम P1 निकाल लेंगे। तो हमें P1 Q1 और R1 मिल जाएगा, ठीक है। P1 Q1 और R1 मिलने के बाद जो हमारी रिड्यूस होकर इक्वेशन आती है वो d2y/dz² प्लस का P1 dy/dz प्लस का Q1y इक्वल टू R1 आती है। तो ये हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर आएगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा, Z होगा, ठीक है। और यहाँ P1 और Q1 जो होंगे वो हमारे या तो 0 होंगे या कांस्टेंट होंगे। अगर हम ये मेथड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर तो 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। Q1 हमारा कांस्टेंट आ जाता है, और अगर हमारा Q1 हम कांस्टेंट अपनी तरफ से लेके चल रहे हैं तो P1 की वैल्यू या तो कांस्टेंट आएगी या फिर हमारी 0 आएगी। और उस केस में हमारे पास क्या मिल जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और जैसे हम CF और PI निकालते थे वैसे ही हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो इन टर्म्स ऑफ Z आएगा, ठीक है। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल Z हो गया, वो Z में आएगा जो हमने रिलेशन Z और X में निकाला है। तो बाद में हम उसको सब्स्टिट्यूट करके X में रिलेशन निकाल लेंगे और वो फाइनल हमारी जो ये इक्वेशन दे रखी है इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम प्रॉब्लम को कंप्लीट करेंगे, ओके। तो हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इसको अप्लाई करेंगे, किस तरीके से इसको करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम एग्जाम्पल में ये देखेंगे कि विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट आ रहे हैं dy/dx का कोफिशिएंट माइनस का cot x है, y का कोफिशिएंट माइनस का sin स्क्वायर x है, ठीक है। r से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर y का और dy/dx का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं, तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है। और ना ही ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x होता और यहाँ x नहीं होता तो ये हमारी होमोजीनियस कहलाती, मीन्स कॉशी यूलर भी नहीं है। जब ये दोनों नहीं होती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है d2y/dx² प्लस का p dy/dx प्लस का q इक्वल टू r। तो उसके हिसाब से dy/dx का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, p कहलाता है, और y का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा q कहलाता है, और इधर राइट हैंड साइड में जो x का फंक्शन होता है उसको हम r लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले p/q/r लिख लिया, ठीक। तो हमने बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड में बताया था कि हम या तो p1 को कांस्टेंट ले सकते हैं, p1 को हम 0 ले सकते हैं, या Q1 को हम कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले Q1 को कांस्टेंट ले रहे हैं। तो हमने बताया था Q1 जो है उसको हम कांस्टेंट लेते हैं। उसकी चॉइस कैसे लेते हैं, अगर Q हमारा निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू लेंगे, और पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो ठीक है। तो हमने यहाँ पर माइनस का था इसलिए माइनस का 1 ले लिया, सिंपल वैल्यू ले ली। -100 लेते तो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई भी वैल्यू निगेटिव ले लेंगे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन माइनस का 1 जो सिंपल है इसलिए हमने सिंपल 1 ले लिया है, ठीक। तो Q1 का फॉर्मूला होता है Q/dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू Q की वैल्यू हमने लगा दी माइनस का sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया। अब Q1 जो हमने चूज करा -1 करा तो इसको -1 के बराबर ले लिया, ठीक है। तो अब हम देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। तो इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर x आ जाएगा। इसका रूट लेंगे तो dz/dx की वैल्यू आ जाएगी sin x, ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो z इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस का cos x, तो z की जगह माइनस का cos x आ जाएगा। और अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे d2z/dx² करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x आ जाएगी। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक। अब हमें p1 चाहिए होगा तो p1 का ये फॉर्मूला था, हमने p1 का फॉर्मूला लिख दिया। तो p1 इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का cot x, तो माइनस का हमने cot x लगा दी। dz/dx हमने sin x निकाला है तो यहाँ पर हमने ये sin x लगा दिया।
प्लस d2z अपॉन dx स्क्वायर, d2z अपॉन dx स्क्वायर हमने cos x निकाला है, हमने cos x लगा दिया, डिवाइडेड बाई dz अपॉन dx का होल स्क्वायर और dz अपॉन dx का होल स्क्वायर sin स्क्वायर x हम निकाल चुके हैं, तो हमने यहाँ पर sin स्क्वायर x लिख दिया। ठीक, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो p1 इक्वल टू cot x, cot x को हम cos अपॉन sin लिख लेते हैं, तो इस sin से ये sin कैंसिल हो जाएगा, प्लस का cos x, अब माइनस का cos x प्लस cos x भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये भी कैंसिल होगा, तो ऊपर 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, p1 की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 मिल गई। ये बाई चांस है हमें p1 की वैल्यू 0 मिली, ज़रूरी नहीं है 0 मिले, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर q1 कांस्टेंट लेके चलना है, तो ज़रूरी नहीं है p1 0 मिले। ठीक, फिलहाल मिल गया है हमें, तो q1 की वैल्यू हमने -1 निकाली ली थी, अब हमें r1 चाहिए है, तो r1 इक्वल टू r अपॉन दिस हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर r हमारा cos x माइनस cos क्यूब x है अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dz अपॉन dx, इसका होल स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाला है, साइन स्क्वायर एक्स ये लगा दिया, r हमारे पास ये कहलाता है। ठीक है, यहाँ हमने r लिख ही दिया था, तो ये हमने r की वैल्यू लगा दी है। इसमें से हम cos x अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो खाली हमारे पास क्या बचा, r1 की वैल्यू cos x बची। ठीक, तो हमारी रिड्यूस इक्वेशन जो होके आती है वो क्या आती है, d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस का p1 dy अपॉन dz प्लस का q1y इक्वल टू r1। इसमें हम p1 और q1 r1 की वैल्यू पुट करेंगे और जो इक्वेशन मिलेगी उसको हम सॉल्व करते हैं आगे। ठीक, ओके, तो हम यहाँ पर d2y अपॉन dz स्क्वायर हमने ये ऐसे ही लिख दिया है। p1 जो हमारा आया है वो क्या निकल के आया, 0 आया, इसकी अगर हम 0 रखेंगे तो ये हमारा पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस का q1 की वैल्यू हमने -1 निकाली, तो हमने माइनस का 1 लिखा इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पर y है, माइनस का 1 इंटू वाई माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू r1, और r1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, cos x निकाली है। ठीक है, तो इक्वल टू ये cos x हो गया। अब हमने अभी जो रिलेशन निकाला था वो z और x में ये क्या आया था रिलेशन निकल के, z इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, माइनस का z आ जाएगी, तो यहाँ पर हमने माइनस का z लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z के अंदर हमें पूरी इक्वेशन चेंज करना है, तो हमने पूरी इक्वेशन z में बदल ली है। ठीक है, तो हमारी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई। इसको सॉल्व करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, तो यहाँ m स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है -1 m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 1 और -1 आ गई। ठीक, CF क्या होता है, C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द m2x, m1 m2 ये है और x की जगह यहाँ पर z है, इसलिए हमारे पास CF ये निकल आया। ठीक, अब हमने यहाँ पर साथ साथ क्या करा है, z की जगह, क्योंकि z इक्वल टू क्या है, cos x है, तो z की जगह हमने cos x भी लिख दिया है, तो z की अगर हम cos x लिखेंगे तो यहाँ cos x लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, इसको माइनस हम कर लेते हैं। ठीक है, माइनस cos x माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस का cos x आ जाएगा। ठीक, अब pi निकालते हैं, pi इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर -1 आ जाएगा इनटू जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में फंक्शन होता है, यहाँ पर क्या है, z है, तो हमने माइनस z यहाँ लिख दिया है। अब इस माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस डी स्क्वायर, वो माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू जेड आ जाएगा। इसको ऊपर ले आए तो टू द पावर -1 हो जाएगा, द्विपद फिर में बाइनोमियल थ्योरम से खोलें तो 1 प्लस एक्स आएगा प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ पर डी स्क्वायर है, फिर डी की पावर 4 आएगी, फिर 6 आएगी, क्योंकि z है और z पे पावर 1 है, तो हमने ये बताया था इसकी टर्म वहां तक खोलते हैं, डी की पावर हाईएस्ट उतनी होना चाहिए जितनी z के ऊपर पावर है, x के ऊपर पावर है, जो भी यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतनी ही पावर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमने सिर्फ एक ही पद लिख लिया है, आगे इसीलिए नहीं लिखे हैं। अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z इंटू 1 z हो जाएगा और 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा, जब यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, तो खाली हमारे पास क्या बचेगा, z बचेगा, और z की वैल्यू कितनी है, माइनस का cos x, क्योंकि z और x में हमने रिलेशन निकाला z इक्वल टू माइनस cos x, तो ये हमने यहाँ से लिख दिया। ठीक, द सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू CF प्लस PI, y इक्वल टू CF प्लस PI सोल्यूशन होता है, हमें पता है, तो y इक्वल टू CF, तो CF हमने यहाँ से उतार के यहाँ लिख दिया, इसको हम माइनस कर देना है, इसको प्लस कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले माइनस वाला आ जाए या बाद में माइनस वाला आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा CF हो गया, और PI हमने यहाँ क्या निकाला, माइनस का cos x, तो ये माइनस का cos x लिख दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप से बाई चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम अप्लाई करके इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।